नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की हम लोगों ने टेस्ट सीरीज चलाई है, जिसकी आपकी ये टेस्ट सीरीज नंबर 22 रहने वाली है। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज जो है आपकी 5 भागों में डिवाइड की गई है। एक ही पेपर में आपका देखिए हिंदी का पोर्शन भी देखने को मिलेगा, उत्तराखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, उत्तराखंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको इस टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आपको 21 टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उनको भी कंप्लीट जरूर कीजिएगा अगर आपने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में अच्छे नंबर लाने हैं तो। ठीक है, ये आपका जो टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है, आपके जो आपका यूके एसएससी आजकल जिस पैटर्न पे प्रश्न पूछ रहा है, उसी आधार पे ये आपको टेस्ट सीरीज में यहाँ पे करवा रहा हूं। बहुत अच्छे अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट करेंगे, पिछली टेस्ट सीरीज 1 से लेके 22 या आगे जितनी भी मैं अभी आप एग्जाम्स तक आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप गारंटेड बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट जरूर कीजिएगा। आगे जितने भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रुप सी के और जो अन्य एग्जाम होंगे आपके वीडियो वीपीडीओ, उन सभी के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको फ्यूचर के लिए भी सेव करके रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी करें हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 22। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भाग 1 में हम हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, रामचरितमानस ये आपकी रचना किसकी है, ये आपको पता होना चाहिए। किसने लिखी थी रामचरितमानस? गोस्वामी तुलसीदास ने। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी। ठीक है, यहां ये पूछ रहा है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी, खड़ी बोली में, अवधी में, मगधी में या फिर ब्रज भाषा में। तो रामचरितमानस की जो भाषा है वह आपकी कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। अवधी भाषा में इसको लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास ने कब लिखी थी ये रामचरितमानस? 16वीं शताब्दी में लिखी थी। 16वीं सदी में ये लिखी थी रामचरितमानस। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था आपका 11 अगस्त 19 और 1497 को। ठीक है, तो ये डेट और सन आपने याद रखना है। 11 अगस्त 1497 को इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं हम लोग एक बार देख लेते हैं, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट उनको देख लेते हैं। एक है गीतावली। गीतावली भी इनकी ही द्वारा रचित है। विनय पत्रिका आपने सुना होगा, विनय पत्रिका भी इनकी ही है, इनकी गोस्वामी तुलसीदास का। एक है आपका हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा जो आप पढ़ते हैं वो भी किसके द्वारा रचित है? गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा ही रचित है। कवितावली भी है आपकी, कवितावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के अनुसार शुद्ध है? ठीक है, तो वर्तनी के अनुसार आपने बताना है कि कौन सा शब्द वर्तनी के अनुसार शुद्ध है, पूछा है। ठीक है, तो आजीविका क्या ये शुद्ध है? तो गलत है। आजीविका को क्या लिखते हैं? आजीविका लिखा जाता है, आजीविका। इसका करेक्ट तो आपका ये होना चाहिए, आजीविका, तो ये आपका गलत है। स्वावलंबी ये भी आपका गलत है, इसको कैसे लिखते हैं? स्वावलंबी। ठीक है, ना कि इस तरह से। शांतमय, शांतमय आपका ये भी कहते हैं, ये होता है आपका शांतिमय लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। प्रदर्शनी आपका बिल्कुल ठीक है, प्रदर्शनी सब वर्तनी के अनुसार बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी के करेक्शन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आजीविका को इस तरह से लिखता है, ये स्वावलंबी इस तरह से लिखते हैं, शांतमय नहीं होता है, ये शांतिमय होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नियत
नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ठीक है, एक तरफ नियत इस तरह से है, एक तरफ आपका नियत ये है, तो आपने बताना है कि इनका सही अर्थ भेद क्या है। ठीक है, तो नियत एक ये यहाँ पे जो नियत दे रखा है, इसका जो मतलब होता है वो आपका होता है निश्चित। निश्चित जैसे कोई समय क्या है, समय नियत है तो क्या है यानी कि निश्चित है। और एक होता है नियत। नियत मतलब यहाँ पे क्या है आपका इरादा से होता है। ठीक है, इरादा। ठीक, उसकी नियत कैसी है तो उसका इरादा कैसा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, निश्चित और इरादा। निश्चित और इरादा आपका ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो एक जीवनी पर आधारित रचना है के लेखक कौन है। ठीक है, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एक जीवनी आधारित रचना है। ठीक है, किसकी जीवनी है, तो ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जीवनी है। इसको किसने लिखा है। ठीक है, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जो जीवनी है उसके लेखक कौन है, उसके लेखक है आपके एक सेकेंड, उसके लेखक हैं आपके राहुल साकृत्यायन। ठीक है, तो राहुल साकृत्यायन ने लिखी है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जीवनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कौन थे, तो पेशावर जो कांड था उसके नायक थे। ये आपको पता होगा, पढ़ा भी होगा आपने, पेशावर कांड के नायक। ठीक है, तो इनका संबंध पेशावर कांड से है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कौन थे, ये हवलदार मेजर थे। हवलदार मेजर थे, किस यूनिट में थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गढ़वाल राइफल्स, रॉयल गढ़वाल राइफल्स। ठीक है, इस यूनिट में क्या थे, हवलदार मेजर थे। इन्होंने क्या किया गया था जब इनको तैनात किया गया था, तो इन्होंने देखिए 23 अप्रैल 1930 को इनको तैनात किया गया था। निहत्थे जो पठान थे उन पे गोली चलाने से मना कर दिया था। ठीक है, पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको नियुक्त किया गया था, बट इन्होंने निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया गया था, जिससे बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, पेशावर कांड बोला जाता है। ठीक है, इसलिए इस पेशावर कांड के नायक कौन थे, वीरचंद सिंह गढ़वाली ही थे। ठीक है, तो इनकी जो रचना है उसको किसने लिखा है, राहुल साकृत्यायन ने लिखा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी आप याद रखिएगा, 23 अप्रैल 1930 पेशावर कांड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर आपने चुनना है। एक तरफ आपको कुछ गढ़वाली शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ कुछ अर्थ दे रखे हैं। आपने बताना है कि किस गढ़वाली शब्द का कौन सा अर्थ है। ठीक है, तो देखिए गढ़वाली शब्द कौदा, कौदा किसको बोलते हैं, मंडुए को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मंडुए को क्या बोला जाता है, कौदा बोला जाता है। सट्टी किसको बोला जाता है, सट्टी आपका धान को बोला जाता है। लैया किसको बोला जाता है, लैया आपका सरसों को बोला जाता है। और कलौं किसको बोला जाता है, कलौं आपको मटर को बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कौदा को क्या बोला जाता है, मंडुआ, यानी कि पहले का थर्ड हो जाएगा। सट्टी किसको बोला जाता है, धान को बोला जाता है, यानी कि फोर्थ। लैया आपका सरसों को बोला जाता है, यानी कि फर्स्ट। और कलो बोला जाता है मटर को, यानी कि सेकंड। 3 4 1 2 आपको ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट भाग 2 में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, भाग 2 में उत्तराखंड जीके के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर आपने चुनना है। एक तरफ सूची 1 दे रखी है, एक तरफ सूची 2 दे रखी है, आपने बताना है और इनका मिलान करके सही उत्तर आपने चुनना है। ठीक है, तो एक तरफ देखिए कुछ गुफाएं और उडियार दे रखे हैं, जैसे लाखू गुफा। लाखू गुफा कहाँ पे आपका, अल्मोड़ा में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी खोज कब हुई थी। लाखू गुफा की जो खोज हुई थी 1968 में हुई थी। किसने की थी लाखू गुफा की खोज, तो ये की थी आपकी एमपी जोशी ने। ठीक है, एमपी जोशी ने 1968 में लाखू गुफा की खोज की थी, जो आपका अल्मोड़ा जनपद में, यहाँ पे शैल चित्र मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका पेटसाल। पेटसाल भी आपका कहाँ है, अल्मोड़ा में ही है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी खोज कब हुई थी,
इसकी खोज हुई थी आपकी 1989 में। ठीक है, तो इनकी खोज आपने याद रखना है। पेट साल की जो खोज हुई थी 1989 में हुई थी। किसने की थी? तो यशोधर मठपाल ने की थी। यशोधर मठपाल ने की थी 1989 में। किसी खोज? पेट साल की। कहां? अल्मोड़ा में। फड़कानौला ये भी आपका अल्मोड़ा में है। फड़कानौला आपका अल्मोड़ा में है। इसकी खोज कब हुई थी? तो फड़कानौला की खोज 1985 में हुई थी। 1985 में हुई थी फड़कानौला। इसकी खोज भी यशोधर मठपाल ने की थी। ठीक है। मलारी घाव से सावधान मिले थे। ठीक है, कंकाल तंत्र मिले थे। कब मिले थे? तो 1956 में मिले थे। ठीक है, 1956 में मिले थे। मलारी गांव चमोली में जो है वहां से सावधान 1956 में मिले थे। ठीक है, तो लाखू उडियार का यानी कि आपका 1962 1916 सेकंड हो जाएगा। पेट साल आपका 1989 थर्ड हो जाएगा। फड़कानौला आपका 1985 फोर हो जाएगा। और मलारी गांव से सावधान कब मिले थे? 1956 यानी कि वन हो जाएगा। 2341 2341 आपका किस में है? ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसको आप दोबारा जरूर देख लीजिएगा बैक करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर आपने चुनना है। एक तरफ सूची 1 दे रखी है, सूची 2 को आपने सुमेलित करना है। ठीक है, तो ये आपके ब्रिटिश शासन काल में उत्तराखंड में देखिए जो भूमि बंदोबस्त हुए थे उससे संबंधित है आपका प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पंचशाला भूमि बंदोबस्त। पंचशाला भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था? पंचशाला भूमि बंदोबस्त आपका विलियम स्ट्रेल ने करवाया था। ठीक है, विलियम स्ट्रेल ने करवाया था। 20 साला भूमि बंदोबस्त किसने कराया था? बैटन ने करवाया था। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति से भूमि भूमि बंदोबस्त। तो वैज्ञानिक पद्धति से सबसे पहला भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था? विकेट ने करवाया था। ठीक है, तो विकेट ने करवाया था। 10वां भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था? 10वां भूमि बंदोबस्त पौ ने करवाया था। ठीक है, तो पौ द्वारा 10वां भूमि बंदोबस्त करवाया गया। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है प्रश्न में, डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि पंचशाला भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था? तो आपने बताना है विलियम स्ट्रेल ने करवाया था, यानी कि थर्ड। आपसे पूछेगा 20 साला भूमि बंदोबस्त किसने करवाया? तो आपने बताना है बैटन ने करवाया था। ठीक है, तो बैटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक पद्धति से उत्तराखंड में सबसे पहले भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था? तो वैज्ञानिक पद्धति से सबसे पहला भूमि बंदोबस्त विकेट ने करवाया था, तो फर्स्ट हो जाएगा। और 10वां भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था? 10वां भूमि बंदोबस्त पौ ने करवाया था, तो सेकंड हो जाएगा। 3412 आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा रिपीट करके। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। ठीक है, सूची 1 दे रखी है, आपने आपको सूची 2 से इसको सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, आपने उनका अर्थ बताना है। ठीक है, तो देखिए गैजू किसको बोला जाता है? गैजू बोला जाता है आपका ऊनी पजामा। ऊजी ऊनी पजामा को क्या बोला जाता है? गैजू बोला जाता है। ठीक है, तो जो भोटिया जनजाति है उनके ये वस्त्र हैं, वहां इनको गैजू को क्या बोला जाता है? ऊनी पैजामे को गैजू बोला जाता है। चुकुल किसको बोला जाता है? ठीक है, तो जो चुकुल है आपका, चुकुल किसको बोला जाता है? चुकुल बोला जाता है टोपी को। चुकुल मतलब टोपी। बांखे किसको बोला जाता है? बांखे बोला जाता है आपका ऊनी जूता। ऊनी जूता को क्या बोला जाता है? बांखे। और रंगा किसको बोला जाता है? कोट। लंबा जो कोट होता है पहनने वाला उसको रंगा बोला जाता है। ठीक है, तो गैजू का आपका ऊनी पैजामा यानी कि फोर्थ। चुकुल आपका टोपी को बोला जाता है यानी कि थर्ड। बांखे बोला जाता है ऊनी जूता यानी कि फर्स्ट। और रंगा बोला जाता है लॉन्ग कोट जो होता है उसको रंगा बोला जाता है। 4312 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, देख के जरूर जाइएगा, रिपीट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। उत्तराखंड में स्थित चारों धामों का हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में निम्न में से सही क्रम आपने बताना है। ठीक है, तो 4 धाम है उत्तराखंड में, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। आपने बताना है कि हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे दूर, सबसे पास कौन है, फिर उससे थोड़ा सा दूर, फिर उससे थोड़ा दूर, सबसे दूर कौन सा है। ठीक है, तो अगर हरिद्वार से अगर हम बात करें, हरिद्वार से सबसे पहले आपका पड़ता है यमुनोत्री। यमुनोत्री किस जनपद में है? उत्तरकाशी में। ठीक है, उसके बाद आपका क्या पड़ता है? यमुनोत्री के बाद आपका पड़ता है केदारनाथ। ये दूरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, केदारनाथ, केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में।
ठीक है, केदारनाथ के बाद आपका क्या पड़ता है? केदारनाथ के बाद आपका आएगा गंगोत्री। गंगोत्री ये किस जनपद में है? आपका गंगोत्री उत्तरकाशी में ही है। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट में आपका सबसे दूर क्या है? सबसे दूर है आपका बद्रीनाथ। बद्रीनाथ सबसे दूर पड़ता है, किस जनपद में है? चमोली में। ठीक है, तो यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ। यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो इसको जरूर देख के जाइएगा, याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर आपने चुनना है, सूची 1 और सूची 2। ठीक है, एक तरह सूची 1 में आपको कुछ उत्तराखंड के आभूषण दे रखे हैं, आपने बताने की कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कनफुल, कनफुल कहाँ पहना जाता है? कनफुल आपको पता ही चल रहा होगा, कान में पहना जाता है। ठीक है, कन मतलब कान, तो कनफुल आपका कान में पहना जाता है। अगर हम बात करें बुलाक, बुलाक कहाँ पहना जाता है? तो बुलाक आपका पहना जाता है नाक में। ठीक है, बुलाक नाक में पहना जाता है। धागुली कहाँ पहना जाता है? तो जो आपका धगुली आपका आभूषण है, धगुली आभूषण कहाँ पहना जाता है? आपका कलई में पहना जाता है। ठीक है, धगुलई से आप धागा समझ लीजिए, तो कलई में पहना जाता है। तिमन्या, तिमन्या आपका क्या पहना जाता है? गले में पहना जाता है। तिमन्या आपका गले में पहना जाता है। कनफूल आपका कान, बुलाक आपका नाक, धागुल आपका कलई और तिमन्या आपका गला। यानी कि 2143 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, रिपीट करके जाइएगा, इसको परीक्षा में पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। देखिए, भाग 3 स्टार्ट हो गया आपका उत्तराखंड का करंट अफेयर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 रैंकिंग में उत्तराखंड की कौन सी छावनी प्रथम स्थान पर रही है? ठीक है, तो आपको पता है उत्तराखंड में कितनी छावनी है? 9 छावनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें छावनियों में, तो राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की रैंकिंग में उत्तराखंड की 9 छावनियों में से कौन सी छावनी प्रथम स्थान पे रही है? रानीखेत, देहरादून, लैंसडाउन या फिर रुड़की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लैंसडाउन। ठीक है, लैंसडाउन जो आपकी छावनी है, ये उत्तराखंड में प्रथम स्थान पे रही है 9 छावनियों में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, टोटल आपकी 61 छावनी है। ठीक है, टोटल 61 छावनी है, तो उसमें जो लैंसडाउन है उसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पे 17वां स्थान है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पे कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पे 17वां स्थान है और उत्तराखंड में पहला स्थान है लैंसडाउन छावनी का। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें उत्तराखंड में जो नगर पंचायत है, नगर पंचायत में प्रथम स्थान पे कौन रहा है इस स्वच्छता सर्वेक्षण? ठीक है, तो नगर पंचायत की अगर हम बात करें, नगर पंचायत की बात करें तो नगर पंचायत में लाल कुआं प्रथम स्थान पे रहा है। ठीक है, लाल कुआं प्रथम रहा है नगर पंचायत में, ये आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें नगर पालिका में, नगर पालिका में, नगर पालिका में जो देहरादून है हमारी, देहरादून है, उसको पूरे भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 62वां, 62वां स्थान प्राप्त हुआ है। और पहले स्थान पे कौन रहा है नगर पालिका में? इंदौर रहा है, हमेशा की तरह 8वीं बार लगातार। ठीक है, इंदौर रहा है आपका फर्स्ट स्थान पे। ठीक है, पूरे भारत की बात करें तो ये सारे आप चीज देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितने भी मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे काल नेमी अभियान। ठीक है, आपने सुना भी होगा काल नेमी अभियान, सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंड कर रहा है। काल नेमी अभियान किस से संबंधित है? तो एक क्वेश्चन तो ये बनेगा परीक्षा में कि काल नेमी अभियान किस राज्य द्वारा स्टार्ट किया गया? तो उत्तराखंड राज्य द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब एक काल नेमी अभियान किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान, भ्रष्टावृत्ति निवारण हेतु, फर्जी बाबाओं एवं साधुओं की पहचान की गिरफ्तारी या फिर पर्यावरण बचाओ अभियान। ठीक है, तो काल नेमी अभियान किससे संबंधित है? फर्जी बाबाओं और साधुओं की पहचान कर गिरफ्तारी। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा काल नेमी अभियान चलाया जा रहा है जिसमें फर्जी बाबाओं और साधुओं की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान से उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3000 वर्ष पुरानी ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई है? ठीक है, तो कितने साल पुरानी? 3000 वर्ष पुरानी ताम्र मानव आकृति, यानी कि तांबे की मानव की आकृति प्राप्त हुई है, और ये उत्तर सिंधु सभ्यता काल की है। उत्तर काल का मतलब होता है जैसे सिंधु सभ्यता के बाद का जो काल स्टार्ट हुआ होगा, तो वो आपका क्या हुआ? उत्तर सिंधु सभ्यता काल। ठीक है, उस काल की 300 वर्ष पुरानी ताम्र मानव आकृति, यानी कि तांबे की मानव की आकृति प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? तो उत्तराखंड के देखिए मेहरगांव भीमताल से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेहरगांव भीमताल से ये 3000 पुरानी ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय यूटीयू भी बोलते हैं, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की प्रथम महिला कुलपति। ठीक है, तो ये 2005 में आई थिंक ये उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनी थी, तब से देखिए बहुत कुलपति रहे, बट प्रथम महिला कुलपति की बात हो रही है। प्रथम महिला कुलपति हाल ही में तैनात किया गया, नियुक्त किया गया। किसको किया गया? डॉक्टर रंजना देसाई, डॉक्टर रेखा गुप्ता, डॉक्टर तृप्ता ठाकुर, या फिर डॉक्टर अंजलि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर तृप्ता ठाकुर उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति हैं। पहली महिला कुलपति। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली महिला कुलपति है उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की। अगर हम बात करें उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो मुख्य सचिव की बात करें, महिला श्रीमती राधा रतूड़ी। राधा रतूड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना, वो भी कौन थी? श्रीमती राधा रतूड़ी थी। ठीक है, तो महिलाओं की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये महिलाओं की मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हाल ही में उत्तराखंड राज्य में कहा संस्कृत विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, देखिए उत्तराखंड में ऑलरेडी एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, जो कहाँ पे था आपका? हरिद्वार में। ठीक है, तो पहले की अगर हम बात करें तो पहला कहाँ पे था आपका? 2008 में बना था ये आपका, सॉरी 2005 में बना था। कहाँ? हरिद्वार में। ठीक है, तो अभी देखिए उत्तराखंड सरकार द्वारा एक और संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। वो कहाँ पे बनेगा आपका? देवदुला चंपावत, जागेश्वर अल्मोड़ा, गौपेश्वर, या फिर गैरसैंण। ठीक है, तो कहाँ बनेगा आपका? जागेश्वर अल्मोड़ा में बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आजकल उत्तराखंड में संस्कृत को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसी उसी को और आगे बढ़ाते हुए उसी के क्रम में संस्कृत विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की गई है। कहाँ बनेगा आपका? जागेश्वर अल्मोड़ा में बनेगा। ठीक है, तो पहला आपका 2005 में कहाँ बना था? हरिद्वार में बना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाग 4 आपका स्टार्ट हो गया, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई बोला जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, तो आर्टिफिशियल के लिए देखिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो कहाँ पे ये स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका रायपुर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी आपके नवा रायपुर, वहां पे पहला एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, इससे पहले एक और भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो यूनिवर्सिटी है पहली, वो कहाँ बनेगी? तो महाराष्ट्र में बनेगी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पूछ रहा है कि एआई का विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किसे नए पोप के लिए चुना गया है? ठीक है, तो पोप क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। पोप जो है आपके कैथोलिक ईसाई के सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं। ठीक है, तो ईसाइयों के जो सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं उनको बोला जाता है ईसाइयों के सबसे बड़े
धर्म गुरु, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है, पोप बोला जाता है। तो हाल ही में देखिए किसे नए पोप के लिए चुना गया है, पोप रॉबर्ट 10, पोप लियो 14, पोप फ्रांसिस 2, पोप लियो 24, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, पोप लियो 14। पोप लियो 14 को नए पोप के रूप में चुना गया है, ठीक है। इनका जो वास्तविक नेम की अगर हम बात करें, वास्तविक नेम इसका है रॉबर्ट रॉबर्ट प्रीवोस्ट। ये पोप लियो 14 बने हैं, ठीक है, नए पोप इनको चुना गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है। तो छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, बीजिंग में, भारत में, बांग्लादेश में या फिर थाईलैंड में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का। सिक्स, कब से कब तक हुआ, तो ये 4 अप्रैल 2025 को, 4 अप्रैल 2025 को हुआ। इसमें देखिए भारत से नरेंद्र मोदी जी हमारे जो पीएम है वो शामिल हुए थे। सिक्स नंबर का आपका ये बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है, 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार केवल जगह दे देगा तो आपने पता होना चाहिए, बैंकॉक में हुआ था, ठीक है, 4 अप्रैल 2025 को, ठीक है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, ये आप देख लीजिए। बिम्स्टेक बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी आपकी 1997 में। 1997 में। वर्तमान में से कितने हैं, 7 देश हैं। 7 देश कौन कौन से हैं, ये भी एक बार हम देख लें। तो एक है आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश है आपका, भूटान है, भूटान, इंडिया है यानी कि भारत, और कौन सा देश है, म्यांमार है। म्यांमार के बाद आपका नेपाल है, नेपाल के बाद आपका श्रीलंका है, एक देश और है आपका थाईलैंड, जहां पे अभी ये छठी बैठक हो रही है, ठीक है। तो नाम याद रखने, भूटान, सॉरी, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये आपके 7 देश हैं बिम्स्टेक में। स्थापना 1997 में हुई थी। छठा जो शिखर सम्मेलन है इसका थाईलैंड में हुआ था, थाईलैंड बैंकॉक में हुआ था, 4 अप्रैल 2025 को। इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, गणित के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रतिष्ठित अवार्ड, एबेला अवार्ड 2025, ठीक है। तो जैसे आपका शांति का नोबेल पुरस्कार होता है, वैसे ही गणित के क्षेत्र में सबसे ऊंचा, सब सर्वश्रेष्ठ और प्रतिष्ठित सम्मान होता है आपका एबेल अवार्ड, ठीक है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, कई बार पूछता है एबेल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो गणित के क्षेत्र का में दिए जाने वाला प्रतिष्ठित एबेल अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, क्रिस्टीना पिचकोवा, रिकेन यामामोटो, मसाकी काशीवारा या फिर मिशेल टेलग्रैंड, ठीक है। तो एबेल अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो मसाकी काशीवारा, मसाकी काशीवारा को एबेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ये है आपकी क्या है, गणितज्ञ हैं, कहाँ के हैं, तो ये जापान के हैं, ठीक है, जापान के हैं। ये भी आपसे पूछता है कि किस देश के हैं, तो जापान के ये गणितज्ञ हैं। इनको देखिए बीज गणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत हेतु ये एबेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। एबेल अवार्ड 2000, एबेल अवार्ड कब से चल रहा है, कब से दिया जा रहा है, तो 2002 से दिया जा रहा है, 2002 से दिया जा रहा है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है, नॉर्वेजियन सरकार द्वारा दिया जाता है, नॉर्वेजियन सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि एबेल अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो नॉर्वेजियन सरकार द्वारा दिया जाता है। स्थापना इसकी 2002 से, यानी कि 2002 से दिया जा रहा है। 2025 के लिए मसाका
मसाकी काशिवारा को ये अवार्ड दिया जाएगा। किस क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में, क्योंकि गणित के क्षेत्र में ही दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मसाकी काशिवारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? ठीक है, तो ग्लोबल लिवलेबिलिटी यानी कि रहने योग्य, ग्लोबल में रहने योग्य इंडेक्स जारी की जाती है 2025 में। सबसे अधिक रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा बना है? वियना, कोपेनगन, जूरिक या फिर मेलबर्न। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोपेनगन। कोपेनगन आपका डेनमार्क का शहर है। ठीक है, तो वियना को जो पिछली साल नंबर 1 पे था, उसको पिछाड़कर कोपेनगन आपका फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे आपका कोपेनगन रहा है डेनमार्क का। ठीक है, तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में। ठीक है, इसको जारी कौन करता है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो EIU द्वारा जारी किया जाता है। EIU क्या क्या है आपका? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, तो पहले स्थान पे कौन रहा है? कोपेनगन डेनमार्क रहा है। भारत का इसमें स्थान कौन सा रहा है? भारत का इसमें स्थान 141वां रहा है 173 देशों में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, भारत का स्थान। आगे बढ़ते हैं, भाग 5 में हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। कंप्यूटर नेटवर्क में सिग्नल को बढ़ाने वाला डिवाइस क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क पे आप काम करते हैं, यानी कि इंटरनेट पे काम करते हैं, तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो सिग्नल होता है, सिग्नल को बढ़ाने वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं, राउटर बोलते हैं, या फिर रिपीटर बोलते हैं, या फिर हब बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिपीटर। रिपीटर का काम क्या होता है? सिग्नल को बढ़ाना, सिग्नल बढ़ाना, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। जैसे रिपीट कर रहा है, यानी कि रिपीट कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिपीटर कंप्यूटर नेटवर्क में सिग्नल को बढ़ाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? ठीक है, तो सर्च इंजन क्या होता है? जिसमें हम लोग कुछ सर्च करते हैं। ठीक है, जैसे आपका गूगल, गूगल क्या है? आपका एक सर्च इंजन ही है। यहाँ आपको दे रखा है याहू, मोजिला फायरफॉक्स, जीमेल या फिर फेसबुक। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका याहू। याहू आपका क्या है? एक सर्च इंजन है। ठीक है, और सर्च इंजन की अगर हम बात करें तो जैसे आपका गूगल है, गूगल भी आपका सर्च इंजन है। एक होता है आपका डक डक गो, डक डक डो गो भी पूछा जाता है, तो ये भी आपका सर्च इंजन ही है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याहू आपका क्या है? सर्च इंजन है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? तो ये आपका मोजिला फायरफॉक्स जो है आपका वो जिसमें आप जैसे वेब ब्राउजर है। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स आपका वेब ब्राउजर है। जीमेल आपका क्या है? ये आपकी मेल सर्विस है। फेसबुक क्या है? आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याहू आपका क्या है? सर्च इंजन है। अन्य सर्च इंजन आपके गूगल है, डक डक गो है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, उससे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। कंप्यूटर मेमोरी को उसकी संग्रहण यानी कि स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी यहाँ पे आपको कुछ दे रखी है, उनके संग्रहण यानी कि स्टोरेज क्षमता के अनुसार, किसकी स्टोरेज क्षमता कम है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, और आपने रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क दे रखा है, कैसे मेमोरी, रैम, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर, कैश, यानी कि आपको चार चीज दे रखी है। एक तो आपको कैश दे रखा है, कैश मेमोरी दे रखा है, एक आपको रैम दे रखा है, एक आपको रजिस्टर दे रखा है, एक आपको हार्ड डिस्क दे रखा है। ठीक है, तो सबसे कम जो आपकी स्टोरेज क्षमता होती है वो किसकी होती है? सबसे कम क्षमता होती है आपकी रजिस्टर की। तो सबसे पहले नंबर पे रजिस्टर आ जाएगा। उसके बाद आपकी होती कैश मेमोरी। ठीक है,
उसके बाद होती है आपकी रैम और सबसे ज़्यादा होती है आपकी हार्ड डिस्क की। ठीक है, जैसे रैम होती है 8 जीबी, 16 जीबी होती है, हार्ड डिस्क होती है आपकी 1 टेराबाइट की भी होती है, कैशे मेमोरी होती है कुछ एमबी में होती है, रजिस्टर होते हैं कुछ केबी में होते हैं, ठीक है? तो प सबसे पहले आपका रजिस्टर आ जाएगा, फिर कैशे मेमोरी आ जाएगा, फिर रैम आ जाएगा, फिर हार्ड डिस्क आ जाएगा, यानी कि क्या बनेगा आपका रजिस्टर, कैशे, रैम और हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रजिस्टर, कैशे, रैम और हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का प्रयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो कोई आपका हार्ड कॉपी है, जैसे कोई फोटो स्टेट होती है वो आपकी हार्ड कॉपी होती है, ठीक है? और जो कोई फाइल जो सिस्टम पे पड़ी है वो आपकी सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है? तो ये आपकी कोई फोटो कॉपी है, इसको आपको सॉफ्ट कॉपी में बदलना है। ठीक है? तो किसका काम होता है? स्कैनर का काम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। स्कैनर क्या करता है? आपकी जो हार्ड कॉपी होती है, उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं और कंप्यूटर में सेव करता है। ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अंतिम क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 25, ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है? तो ये कह रहा है ऑनलाइन स्रोतों से डेटा, यानी कि कोई सर्वर है, उससे डेटा आप अपने सिस्टम पे, ठीक है? ये आपका क्या है? सर्वर है और ये आपका क्या है? पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है? तो आप अपने पर्सनल कंप्यूटर से इस सर्वर से कोई डेटा आप अपने सिस्टम पे स्टोर करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं आपको डाउनलोड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो आप डाउनलोड करके आप उसको अपने सिस्टम पे क्या करते हैं? सेव करते हैं, ठीक है? तो ये आपकी क्या हो जाएगी? डाउनलोडिंग हो जाएगी, ठीक है? ऐसी अगर आप अपने पर्सनल कंप्यूटर से सर्वर पे कुछ लोड करते हैं, कुछ डेटा डालते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? अपलोड बोलेंगे। होप सो क्लियर हो गया होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? तो ये था देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 22, जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया। होप सो ये आपको टेस्ट सीरीज अच्छी लगी होगी, ठीक है? प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा आपको कैसे क्वेश्चंस लगे, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कुछ आपको एड ऑन कराना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, ठीक है? ये टेस्ट सीरीज आपके लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पिछली जो टेस्ट सीरीज कराई है वो भी इन्हीं उनका भी लेवल इसी तरह का है, तो आप उनको देखेंगे तो आपका जो बेस है आपका वो बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादा आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में जो आपका पैटर्न है उसी पैटर्न पे मैं क्वेश्चंस यहाँ पे करवा रहा हूँ। ऑलमोस्ट सारे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें कवर हो जाएंगे, रीजनिंग में नहीं करवा रहा हूँ, बट बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें आपको कवर हो जाएंगी, ठीक है? तो ज्यादा आपको रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका रिवीजन भी होगा और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके जाएंगे तो उतना ही कॉन्फिडेंस आपका ज़्यादा रहेगा, ठीक है? तो आप अच्छे से वहाँ पे क्वेश्चंस को टैकल कर पाएँगे। होप सो आपको ये टेस्ट सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये टेस्ट सीरीज़ कैसी लग रही है, कैसा इसका लेवल है, और कुछ ऐड ऑन करवाना है तो उसके संबंध में भी आप ज़रूर लिखिएगा। मेरे को रिप्लाई करने में अच्छा लगेगा, ठीक है? बाकी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, अपनी तरफ से आप एफर्ट्स डालते रहिए। 3 अगस्त को आपका पेपर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का हो जाएगा। उसके बाद आगे आपके जो भी आप फॉर्म्स भरेंगे ग्रुप सी के, उसके लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी, ठीक है? पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम स्टडी विद सागर नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाता है, और जो भी मैं क्लासेस करवाता हूँ उसको वहाँ पे मैं शेयर भी कर देता हूँ, ठीक है? तो चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पर हम एंड करेंगे। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियोस डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि प्लीज आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो भी आपके भाई बंधु उत्तराखंड के गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको भी चैनल से जरूर जोड़िएगा, ठीक है? बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए आज की जो वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।